चलो भाई क्लास हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है बायोटेक्नोलॉजी का इतलाक या एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है कि हम अपनी ज़िंदगी में बायोटेक्नोलॉजी को कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, इस चीज़ को हमने सीखना है, समझना है और याद भी करना अच्छी तरह से। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग क्वेश्चन भी आया हुआ है ये एक दो बार। तो सबसे पहले ये फूड फूड इंडस्ट्री के अंदर बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। फूड इंडस्ट्री के अंदर बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। फूड में कैसे बोला? अभी तक जितने भी बायोटेक्नोलॉजिस्ट जो साइंसदान हैं जो बायोटेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, उन्होंने कई ऐसे पौधों की वैरायटियां बना दी हैं जिनमें वायरस, कीड़ों और खुश्क साली के खिलाफ मजामत करने की कुवत होती है। यानी कि अगर उन पे किसी वायरस ने हमला कर दिया तो उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है। और अगर खुश्क साली आ गई, खुश्क साली से मुराद ये है कि पानी नहीं मिल रहा काफी देर से, तब भी उन्हें कोई मसला नहीं बनेगा। वो अपनी पैदावार को, अपनी ग्रोथ को जारी रखेंगे। या फिर किसी तरह के कीड़ों ने उन पर हमला कर दिया है, तब भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक हो गया, बात समझ आ गई। ये फूड इंडस्ट्री के अंदर बेहतरी है। फिर कुछ माइक्रोब्स हैं, माइक्रोब कहते हैं माइक्रोस्कोपिक जानदारों को, यानी ऐसे जानदार जिन्हें आप सिर्फ माइक्रोस्कोप में देख सकते हो। कहाँ पे देख सकते हो? उसके अलावा वो आपको नजर ही नहीं आएंगे। मतलब कॉमन आंख से, जो आम आंख है, उससे कभी भी माइक्रोब्स नजर नहीं आते। अब ये जो है, ये कुछ ऐसे एंजाइम पैदा करते हैं फैक्ट्रियों के अंदर, जिनसे अल्कोहल को तैयार किया जाता है। किसको तैयार किया? और आजकल अच्छी खासी डिमांड होती है ओवरऑल आउट ऑफ कंट्रीज के अंदर। फिर अगली जो इसका एप्लीकेशन है वो है मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी। क्या है? अब बायोटेक्नोलॉजी में हमें ये पता है कि इंसानों की फलाह के लिए, इंसानों की बेहतरी के लिए, इंसानियत की बेहतरी के लिए जो छोटे छोटे जानदार हैं, माइक्रोब्स हैं या माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म हैं, इनका इस्तेमाल करके हम ऐसी प्रोडक्ट बनाते हैं जिससे इंसानियत को फायदा पहुंचे। जिससे पिछले दिनों में जब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग को पढ़ रहे थे तो हमने देखा कि किस तरह इंसुलिन को बैक्टीरिया से बनाया जा रहा है। बात समझ आ रही है ना? जीन को कट करना, प्लाज्मिड, वो सारा स्टोरी आपको अच्छी तरह से याद है। तो यहाँ पर भी सबसे पहले बीमारियों के इलाज के लिए ना हार्मोन्स और एंजाइम को बतौर प्रोटीन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। बतौर प्रोटीन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। आप सबको अच्छी तरह से पता होगा। हम एक जबरदस्त हार्मोन को डिस्कस कर चुके हैं इस चैप्टर के अंदर बार बार। उस हार्मोन का नाम है इंसुलिन। क्या नाम है? इंसुलिन। जो कि आपको पता है डायबिटीज, जो ज़ियाबितस के जो मरीज हैं, जो शुगर के पेशेंट्स होते हैं, उनके लिए उसे इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। फिर कुछ वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के खिलाफ ना मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी के अंदर वैक्सीन को तैयार किया जा रहा होता है। किसको? कि अगर किसी इंसान को बैक्टीरिया की वजह से या फिर वायरस की वजह से कोई पूरे जिस्म में इन्फेक्शन हो गया है, तो उस इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए कुछ वैक्सीन जो है वो मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी में तैयार की जाती हैं। उसके अलावा कुछ बीमारियां जो मैंने आपको कल भी बताया, जो हेरिडिटरी डिजीज होती हैं, जो मतलब पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आती हैं या वालदेन से बच्चों में मुंतकिल होती हैं, उन बीमारियों के खराब जो जिम्मेदार जीन्स होते हैं, उन्हें ठीक करने का काम करते हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। मेडिकल में क्या होता है कि एक जीन है, फर्ज कर लें कि वो जीन, उस जीन की वजह से क्या हो रहा है कि इंसानों के अंदर क्या कह लें, कोई बीमारी पैदा हो रही है। कोई भी बीमारी हो सकती है। ठीक है। वो सिकल सेल एनीमिया हो सकता है या सिस्टिक फाइब्रस हो सकता है, जो हमने फेफड़ों की बीमारियां पढ़ी थी, जो कि वालदेन से बच्चों में मुंतकिल हो रही थी। उनके खराब जीन्स को फर्ज कर लें कि वो जीन का जो पेयर था या जीन का जो सेटअप था, इस तरह उसके कुछ जो एडेनिन, थायामीन, गवानीन या साइटोसिन थे, इनमें कुछ खराबी होगी, कुछ पॉइंट में खराबी होगी। अब उन खराब जीन्स के हिस्सों को ठीक करने का काम भी मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी में किया जाता है। किसमें किया जाता है? मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी। फिर कुछ बीमारियों की ना डायग्नोज करने के लिए, डायग्नोज का मतलब होता है जी पहचान करना। क्या करना? पहचान करना या फिर तशखीस करना, बीमारी की तशखीस करना और फिर उसके ट्रीटमेंट के लिए इस तरह की एंटीबायोटिक बनाना ताकि उस बैक्टीरियल बीमारी से इंसानों को फायदा हो सके। फिर कुछ मरूसी बीमारियां, ये दोनों लाइन उन्होंने बार बार सेम करके बस शेप चेंज करके लिखी है, मतलब एक ही है। मरूसी बीमारियों और जेनेटिक सूरत हाल की शिनाख्त करने के लिए, यहाँ पर भी आपने देखा
मरूसी बीमारियों का जिक्र हुआ और यहाँ पर भी दूसरे पॉइंट में भी मरूसी बीमारियों का जिक्र किया गया। फिर अगर आप माहौलियाती बायोटेक्नोलॉजी, इसे इंग्लिश में एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी कहेंगे। अब इसमें होगा क्या, इसमें दो काम किए जाएंगे, एक माहौल की हिफाजत और दूसरा माहौल की बेहतरी के लिए। कितनी चीजें जी, माहौल की हिफाजत, इसमें इसमें सारा लोगों, जितने भी जो इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजिस्ट होते हैं, उनका मेन काम यही होता है कि माहौल को कैसे बचाया जा सके। आपने देखा होगा बहुत सारी फैक्ट्रियां जो बहुत ज्यादा धुआं, ठीक है, या बहुत सारा वेस्ट नदी नालों में बहा देते हैं, उनके खिलाफ इनका मेन मकसद होता है। या फिर ये जो भट्टे होते हैं जिनसे बहुत ज्यादा धुआं निकलता है, ये जो गाड़ियां हैं जिनसे धुआं निकल रहा है, इन सारी चीजों से बचाने का काम जो होता है, या माहौल को ठीक रखने का काम किनका होता है, माहौलियाती बायोटेक्नोलॉजी। यहाँ पे एक टर्म का इस्तेमाल होता है बार बार, ये मैंने कल भी आप लोगों को बताया था, बायो रिमीडिएशन। क्या है बायो रिमीडिएशन? का मतलब होता है जिंदा जानदारों को, किसको जी, जिंदा जानदारों को इस्तेमाल करके जितने भी आलूदा चीजें हैं उन्हें वहां से रिमूव कर देना, उन्हें वहां से, फर्ज कर लो कि हमारे पास पानी का एक टब है, फर्ज करते हैं, ठीक है, अब आपने उसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऐड कर दिया, कुछ जिंदा चीजों को ऐड किया, कुछ जिंदा चीजों को ऐड किया, तो आपको आइडिया क्या हुआ कि आपने उस टेक्निक को इस्तेमाल करके उस पानी के अंदर जितने भी गंदे ऑर्गेनिज्म थे या पोल्यूटेंट या आलूदा करने वाला जो मवाद था, वो सारा खत्म हो गया, वो सारा, तो अब पानी क्या हुआ, गंदा रहेगा, साफ हो जाएगा। इस तरह का जो प्रोसेस होता है ना, आम लफ्जों में उसे हम नाम देते हैं बायो रेमिडिएशन का। क्या नाम देते हैं जी? फिर एक यहाँ पर टर्म इस्तेमाल की गई, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया, यानी ऐसे बैक्टीरिया जिनमें तब्दीली हो चुकी होती है, जिनका जीन बदला जा चुका होता है, जिनके जीन्स के अंदर तब्दीली की जा सकती है, उन्हें संतों से निकलने वाले पानी के जहरीले असर को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किस लिए इस्तेमाल किया जाता है जी? आपको पता है फैक्ट्रियों से जितना भी पानी जो वेस्टेज की फॉर्म में निकल रहा होता है, सीवरेज की फॉर्म में निकल रहा होता है, वो बहुत जहरीला होता है, वो बहुत जहरीला होता है। उस पानी के जहरीले असर को खत्म करने के लिए क्या किया जाता है, क्या किया जाता है जी, जीएमओ बैक्टीरिया को यूज किया जाता है। किसको यूज किया जाता है? जीएमओ का क्या मतलब है? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, यानी तरमीम शुदा, जिन्याती तौर पर तरमीम शुदा। और सादा लफ्जों में इसका मतलब है कि बैक्टीरिया का जो जीन है, बैक्टीरिया का जो डीएनए है, उसके अंदर तब्दीली आ गई, बैक्टीरिया के डीएनए के अंदर या बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल के अंदर तब्दीली आ गई। ठीक हो गया। अब यहाँ पर एक और तरीकाकार है जो आपकी बुक पे लिखा है, उसका नाम है टिश्यू कल्चर। क्या है जी? अब टिश्यू कल्चर के तरीका के अंदर ना सैपलिंग्स को, यानी नए पौधों को बनाया जाता है। अपने छोटे छोटे नए काफी ज्यादा पौधे एक ही साथ बनाए जाते हैं और फिर उन पौधों से नए जंगलात को तैयार किया जाता है, नए जंगलात को तैयार किया जाता है। ये टेक्निक जो है टिश्यू कल्चर। अब लफ्ज ही आपको बता रहा है कि टिश्यू को उगाना है, टिश्यू को उगाना, यानी टिश्यू वो हिस्से होते हैं जहाँ पे वो पोर्शन समझ लें जो जिनके अंदर ग्रुप ऑफ सेल काम कर रहे होते हैं, ऐसे ही है ना, यानी जब सेल्स आपस में मिलते हैं तो वो मिलके क्या बना देते हैं, टिश्यू बना देते हैं। जैसे इंसानों में मसल टिश्यू है, नर्वस टिश्यू है, ठीक है, या फिर और भी दीगर टिश्यूज हैं हमारी बॉडी के अंदर। और पौधों में भी इसी तरह कुछ वस्कुलर टिश्यू हैं, जैसे जाइलम फ्लोएम टिश्यू है। तो उनके सिर्फ टिश्यूज में, टिश्यू को वो कल्चर करते हैं, यानी टिश्यू को बनाते हैं और उन्हीं टिश्यू से फिर नए पौधे बनना शुरू हो जाते हैं और नए पौधों से फिर आगे नए जंगलात लगाए जाते हैं। अब जीएम बैक्टीरिया में आप एक और पॉइंट आपकी बुक पे लिखा है कि कुछ मिनरल्स निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या चीज जी? ये जो बैक्टीरिया का भी हमने पढ़ा ना कि पानी के जहरीले असर को खत्म करने के लिए इस्तेमाल होता है। दूसरा ये जो है कॉपर और यूरेनियम को निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कॉपर और यूरेनियम को, ये कुछ मिनरल्स हैं जिन्हें सिर्फ जीएमओ की मदद से, यानी जीएमओ बैक्टीरिया की मदद से निकाला जाता है। फिर एक और आपकी बुक पे आखिरी पॉइंट है माहौलियाती बायोलॉजी के मुतालिक, वो है कि ब्लू ग्रीन अलजी बैक्टीरिया और फंजाई जो है, कितनी चीजें जी, ब्लू ग्रीन अलजी, बैक्टीरिया और फंजाई, ये तीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। इन्हें इस्तेमाल करके खाद्य तैयार की जाती है। क्या की जाती है? बात समझ आ गई? नहीं समझ आई? कितनी चीजें, ब्लू ग्रीन अलजी, बैक्टीरिया और फंजाई, इन्हें इस्तेमाल करके क्या चीज बनाई जा रही है, खाद्य बनाई जा रही है बहुत ज्यादा। ठीक है, ये काम हो चुका है। अब आपकी बुक का चौथा जो हिस्सा है वह समुद्री बायोटेक्नोलॉजी। क्या है जी? अब समुद्री बायोटेक्नोलॉजी को इंग्लिश में मैरीन कहते हैं। क्या नाम देंगे? मैरीन बायोटेक्नोलॉजी। अब इसके तीन मेन काम है।
कितने मेन मकसद हैं? 3। पहला इलाज, ट्रीटमेंट, दूसरा प्रोडक्ट और तीसरा टेक्निक। कोई ऐसा तरीका बनाना जिसमें क्या हो। पहले तो मुझे खुद बताओ, समुद्र में क्या चीज आपके जेहन में फौरन आएगी? समुद्र में क्या चीज पाई जाती है? हाँ, नहीं, वाटर तो ऑब्वियसली किसी भी जगह पर होगा, बट मछली सबसे पहली जो चीज माइंड में हिट करेगी, दैट आर द फिशेज। ठीक, अब फिशेज के जेनेटिक मटेरियल में अगर कोई तब्दीली होगी तो उसे जीएमओ फिशेज बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? जीएमओ फिशेज, यानी जिन ऐसी फिशेज, ऐसी फिश कह लो जिसके डीएनए में तब्दीली की है, जिसके डीएनए में तब्दीली की गई। यहाँ पे देखें जरा, कहता है ये जो जीएमओ फिशेज हैं, मतलब जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फिशेज बनाई जा रही हैं, उनका मेन मकसद ये होता है कि उनमें तेज नशोनुमा होती है। क्या होती है जी? ऐसी फिश फर्ज कर लें जो पहले 1 साल में प्रॉपर उस वो बड़ी होती थी, शेप अख्तियार करती थी। जीएमओ के बाद वो तकरीबन 6 माह के अंदर, 3 महीने के अंदर प्रॉपर फिश में तब्दील हो जाती है। बात समझ आ रही? यानी उसकी जो नशोनुमा है, जो उसके बड़े होने की ताकत कह लो, या जो बड़े होने का प्रोसेस है, वो बहुत तेज हो जाता है, बहुत तेज हो जाता है। दूसरा काम इसमें ये होता है कि समुद्री जानदार जो हैं, जैसे स्पॉन्जीज है, कोरल्स हैं या समुद्री बैक्टीरिया हैं, इनसे कुछ ऐसे कंपाउंड तैयार किए जाते हैं जिन्हें आगे चलकर कैंसर की अद्वियात के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। किस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है जी? वैसे तो कैंसर बहुत लिहाज पर अनक्योरेबल है, इसका भी ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन इसकी कई टाइप्स हैं जिसमें कैंसर का प्रॉपर इलाज किया जा रहा है। कीमियोथेरेपी जो है उसके अंदर कैंसर का इलाज किया जा रहा है। तो यहाँ पर वो बयान करते हैं कि समुद्री जानदार कौन कौन से, स्पॉन्जीज हैं, कोरल्स हैं या मैरीन बैक्टीरिया जो हैं, इनमें से कुछ ऐसे कंपाउंड्स को तैयार किया जा रहा है, ऐसे मरकबात को तैयार किया जा रहा है जिनमें किस चीज का इलाज किया जा रहा है जी? कैंसर की अद्वियात का। फिर कुछ समुद्री बैक्टीरिया जो हैं, ये याद रखना, आपने देखा होगा कि जब ऑयल के टैंकर शैंकर लीक होते हैं तो वो सारा तेल कहाँ पे चला जाता है? नदी नालों में या समुद्र में चला जाता है ना। तो यहाँ पर ये जो बैक्टीरिया होते हैं ना, जो मैरीन बैक्टीरिया होते हैं, ये उन ऑयल स्पिल्स को, यानी उस ऑयल के जो ऑयल उनके अंदर रस रहा होता है ना, उस पानी के अंदर मिक्स हो रहा होता है, उस ऑयल को तोड़ देते हैं। उस ऑयल स्पिल्स को क्या करते हैं, यानी उस ऑयल को वहां से खत्म करने का काम भी बैक्टीरिया करते हैं, और इसकी वजह से पानी क्या हो जाता है? साफ हो जाता है, और जिंदगी के लिए बहुत रवादमा हो जाता है। अगर आप खुद सोचो ना, पानी के ऊपर जब ये ऑयल की लेयर्स आ जाती है ना, आपने देखा होगा कहीं ना कहीं जरूर, तो मछलियां मरना शुरू हो जाती है। मछलियां वो मार के सारी ऊपर फ्लोट कर रही होती है, डेड बॉडीज उनकी ना। तो होता ये है कि जब वो ऊपर वाला सारा ऑयल का हिस्सा होता है, उससे जब ये बैक्टीरिया खा जाएंगे, तो पानी के साफ होने की वजह से जो सूरज से आने वाली ऑक्सीजन या सूरज से आने वाली जो लाइट है, वो सीधी समुद्र में जाएगी, जिसकी वजह से समुद्र के अंदर निचली जगह पर फोटोसिंथेसिस हो जाएगी। समुद्र के नीचे क्या हो जाएगी? फोटोसिंथेसिस हो जाएगी, और उस फोटोसिंथेसिस में पैदा होने वाली ऑक्सीजन को आगे इस्तेमाल किया जाएगा। समझ आ गई सबको? ओके, आखिरी इसमें अगली चीज है, मैरीन अल्जी को इस्तेमाल करके ना कुछ चीजों को तैयार किया जा रहा है, बायोडीजल को, ठीक है, एथेनॉल को, और ऐसी एनर्जी को बनाया जा रहा है जो रीन्यूएबल है, काबिल तजदीद है, यानी उसे आप बार बार बना सकते हो, बार बार यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं है उस एनर्जी को एक बार आप इस्तेमाल करो और वो खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है, बल्कि आप उसे बार बार अगेन एंड अगेन अगेन आप उसे क्या कर सकते हो, उस एनर्जी को तैयार कर सकते हो। ठीक हो गया। और फिर है जी, इसी मैकेनिज्म में ये जो अल्जी है या ये समुद्री बैक्टीरिया है, कुछ ऐसे एंजाइम पैदा करते हैं जिन्हें फैक्ट्रियों के अंदर फ्रक्टोज कॉर्न सिरप बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किस लिए यूज किया जा रहा है जी? फ्रक्टोज कॉर्न सिरप बनाने के लिए तैयार किया जा रहा है। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ आ गई सबको? कोई क्वेश्चन किसी का? नो, नो क्वेश्चन। ओके, वो है संति बायोटेक्नोलॉजी। आखिरी सा कौन सा है? संति बायोटेक्नोलॉजी, यानी फैक्ट्रियों के अंदर इसका क्या काम हो रहा है। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी हमने देखा, फूड के अंदर इसका जबरदस्त सेटअप, मेडिकल के अंदर, ठीक है, एनवायरनमेंट के अंदर इसका जबरदस्त सेटअप हमने देखा, हमने समुद्र के अंदर इसकी सारी एप्लीकेशंस को देखा। इसकी जो आखिरी एप्लीकेशन है वो है फैक्ट्रियों के अंदर। कहाँ पे है जी? फैक्ट्रीज के अंदर, ठीक है, यानी फैक्ट्रीज में सबसे पहले बायोफ्यूल्स तैयार किया जा रहा है। क्या चीज तैयार किया जा रहा है? बायोफ्यूल्स की एग्जांपल क्या है? एथेनॉल, बायोडीजल और बायोगैस। क्या किस चीज को सबसे पहले फैक्ट्रियों में तैयार किया जा रहा है? बायोफ्यूल्स को। किसको?
और बायोफ्यूल्स के एग्जाम्पल क्या है, एथेनॉल, बायोडीजल और बायोगैस। ये तीन चीजें जो है इसके एग्जाम्पल कौन कौन सी, पहली एथेनॉल, उसके बाद बायो डीजल और उसके बाद बायो, यानी इनको तीनों को कंबाइन अगर हम करें तो उसे नाम देते हैं बायोफ्यूल्स का। क्या कहते हैं, ये जो जिंदगी को रन करने के लिए जिस तरह फ्यूल जो ईंधन है वो बाकी चीजों के लिए जरूरी होता है, बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर भी बायोफ्यूल्स इसे बोला गया। इसके एग्जाम्पल ये है कि यीस्ट क्या है, यीस्ट एक फंजाई है। क्या चीज है जी, हमेशा याद रखना है, यीस्ट एक फंजाई है। क्या है, फंजाई में यीस्ट क्या करता है, मकई और गन्ने से जो शुगर हासिल होती है, मकई और गन्ने से जो शुगर हासिल होती है उनकी फर्मेंटेशन करवाता है। उनकी फर्मेंटेशन का मतलब ये है कि इसमें मौजूद CH बॉन्ड को तोड़ना, ठीक है, या ग्लूकोज का ये जो मॉलिक्यूल होता है ना, इसमें 6 कार्बन होते हैं। कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं। कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन को तोड़ के 3-3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बनाना। कितने मॉलिक्यूल बनाना, दो, 2 मॉलिक्यूल जिनमें कार्बन की वैल्यू कितनी हो, 2-2। कार्बन की कितनी वैल्यू, कार्बन के 3 मॉलिक्यूल हो और टोटल 2 हो, टोटल मतलब 2 हिस्सों में 6 कार्बन को 2 हिस्सों में तकसीम करना। और इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती। उसी फर्मेंटेशन से ये अल्कोहल को तैयार करते हैं। किसको तैयार करते हैं, अल्कोहल को तैयार करते हैं। किसकी एग्जांपल हमने बात की, यीस्ट। यीस्ट क्या असल में एक फंजाई है, वो क्या करती है, बहुत सारी फसलें जैसे मकई, गन्ना, जो इससे शुगर हासिल होती है, जो इससे शुगर हासिल होती है उसकी फर्मेंटेशन करते हैं। उसकी फर्मेंटेशन करके कौन सी चीज को हासिल किया जाता है, अल्कोहल को हासिल किया जाता है। अब फिर एक यही फर्मेंटेशन में, यीस्ट की फर्मेंटेशन से फर्दर एक और चीज तैयार की जाती है जिसे बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक कहते हैं। क्या नाम देते हैं, ऐसा प्लास्टिक तैयार किया जाता है जिसे आसानी से जब वो टूटेगा ना जमीन के अंदर तो वो डिसॉल्व हो जाएगा। वो क्या होगा, डिसॉल्व हो जाएगा। और ऐसे प्लास्टिक को नाम देते हैं बायोप्लास्टिक का। किसका, यानी ये प्लास्टिक ऐसा नहीं कि सारी उम्र इधर ही पड़ा रहेगा, बल्कि ये बहुत जल्दी जमीन के अंदर मर्जअप हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रही। फिर तीसरी आपकी बुक में एक एग्जांपल दी गई कि कुछ माइक्रोब्स, माइक्रोब किन्हें कहते हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को, ऐसे जानदार जिन्हें माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं। कहता है कुछ माइक्रोब जो हैं जब इनमें फर्मेंटेशन की जाती है, जेनेटिक इंजीनियरिंग की जाती है तो फार्मास्यूटिकल ड्रग्स बनती, कुछ दवाइयां बनती। क्या बनती है जी, जिसकी अभी हमने एक एग्जांपल पढ़ी, इंसुलिन हमें कहाँ से हासिल हो रही होती है, बैक्टीरिया से हासिल हो रही होती है। और इंसुलिन को हम कहाँ पे यूज करते हैं, हम डायबिटीज के जो पेशेंट्स होते हैं, जो शुगर के मरीज होते हैं, उनके लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर एक और एग्जांपल उन्होंने बताई यहाँ पर कि फर्ज कर लो एक एंटीबायोटिक जिसका नाम पेंसिलियम है। क्या है, पेंसिलीन है। ठीक है, अब ये कुछ खास मोल्ड्स हैं जिनकी एग्जांपल यहाँ पे उन्होंने पेंसिलियम दी हुई कि पेंसिलियम की मदद से हम पेंसिलीन जो एंटीबायोटिक है उसे तैयार करते हैं, उसे तैयार करते हैं। समझ आ गया ओवरऑल। तो ये आपका सारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है कि किस तरह बायोटेक्नोलॉजी वाले हिस्से में हम इनका इतलाक करते हैं, इन चीजों को, या हम इन चीजों की एप्लीकेशन करते हैं। ठीक हो गया, क्लियर है, ओके। तो आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का, बायोटेक्नोलॉजी के मुमकिन खतरात। कभी बायोटेक्नोलॉजी में हमने पूरा चैप्टर डिस्कस कर लिया, आखिरी टॉपिक में हमने सिर्फ ये डिस्कस करना है कि इसे क्या खतरे हैं अभी, या इतना इतना अच्छा काम होने के बावजूद इसे कोई नुकसान हो सकता है या नहीं, या इससे कोई नुकसान हो सकता है। तो सबसे पहला इसका जो खतरा है वो सेहत से मुतल्लिक है। किसके मुतल्लिक है, कुछ लोगों का ये यकीन है कि ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड होती है, यानी ऐसी खुराक तैयार की जाती है, ऐसे जीन से खुराक तैयार की जा रही होती है जिनके डीएनए के सेटअप को चेंज कर देते हैं, उस खुराक खाने से लोगों में एलर्जी हो सकती है। क्या हो सकती है, एलर्जी हो सकती है कि ये खतरा है सेहत के मुताबिक। या फिर कुछ ऐसी बीमारियां हो सकती हैं सेहत से रिलेटेड जो बहुत देर तक रहेंगी, जो बहुत देर तक रहेंगी। या फिर एक और ये भी खतरा हो सकता है कि वो खुराक, वो चीज हमारे जिस्म के अंदर आकर गैर मुतवक्का तौर पर रिएक्शन करना शुरू हो जाए कि हमें पता भी नहीं, और वो गड़बड़ हमारी बॉडी के अंदर होना शुरू हो जाए। ये खुराक के मुताबिक कुछ खदशात हैं, अभी इसके मुताबिक कोई कंफर्मेशन नहीं। फिर अगर इसका एक और बात है कि माहौलियाती असर, माहौलियाती यानी माहौल पर इसका बहुत बुरा असर हो सकता है। किस सेंस में कि अगर जेनेटिकली मॉडिफाइड जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, वो जंगली पौधों के साथ क्रॉस पोलिनेशन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं जी, हमने तो एक पौधा बनाया ना कि उसमें वही सारी उम्र वैसा ही सेटअप रहना चाहिए, लेकिन उसने किसी और पौधे के साथ क्रॉस पोलिनेशन कर ली। क्या कर लिए,
अब अगला जो पौधा पैदा हो रहा है वो दोनों से डिफरेंट है, वो जंगली पौधे से भी मुख्तलिफ है और जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट हमने वहां पे लगाया था वो उससे भी मुख्तलिफ है। तो अब वहां से एक तीसरी नस्ल का आगाज शुरू हो जाएगा। बात समझ आ रही? तो ये भी माहौल के लिए एक अच्छा खासा माहौलियाती निजाम में खराबी का सबब बन सकता है। फिर हमने यहाँ पर डिस्कस किया, आपकी बुक पे है कि बायोडाइवर्सिटी को नुकसान हो रहा है। क्या हो रहा है? अब अगर आप ऊपर वाली एग्जाम्पल को देखें तो एक पहले पौधा था जो जंगल में था ओरिजिनली तौर पे, एक पौधा आपने वहां पे लगा दिया जो कि जीएमओ प्लांट है। जीएमओ मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड है, उसके अंदर जीन का तब्दीली। अब दोनों का आपस में क्रॉस हो गया तो जो नई नस्ल आई तो क्या वो जीएमओ जैसी होगी या जंगली पौधे जैसी होगी? वो दोनों का मिक्सचर बन के सामने आएगी। तो इस तरह जो बायोडाइवर्सिटी होती है, जो वहां पर जितने ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका नुकसान होना शुरू हो जाता है। समझ आ रही? अब बायोडाइवर्सिटी में क्या होता है कि ये जो जन्याती तौर पर तब्दील शुदा फसलें होती हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता जो कुदरती तौर पर चीजें पाई जाती है ना, उन्हें खत्म कर देती हैं उन्हें। अब यही बात हमने ऊपर डिस्कस की है ना कि एक तरफ जीएमओ है, क्या है? जीएमओ है एक तरफ, ठीक है, और दूसरी तरफ क्या है? वाइल्ड प्लांट यानी जंगली पौधा है। अब दोनों की क्रॉस पोलिनेशन हुई तो क्रॉस पोलिनेशन में क्या हुआ? न्यू प्लांट बनना शुरू हो गए। क्या बनना शुरू हो गया जी? अब न्यू प्लांट तो पिछले किसी पौधे जैसा नहीं है। तो इसी वजह से ये जो कुदरती तौर पर चीजें होंगी, कुदरती तौर पर जो अक़साम होंगी या कुदरती तौर पे जो मनु लफ्ज यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, मतनू जो है वो सारी खत्म होती जाएंगी, यानी कुदरती जो उसकी अक़साम होगी वो सारी चीजें क्या होती जाएंगी? खत्म होती जाएंगी। बात समझ आ रही? फिर आपका चौथा जो इस पे लिखा हुआ आपकी बुक पे खतरा वो ये है कि ऐसे पेस्ट, ऐसे कीड़े बनाए जा रहे हैं जो खुद ब खुद आगे चल के क्या कर सकते हैं, बार बार, क्योंकि उन कीड़ों पे काम हो रहा होगा या उन कीड़ों के ऊपर बार बार वो दवाई असर कर रही होगी, तो इस वजह से वो कीड़े ताकतवर हो सकते हैं। वो कीड़े, देख आपकी बुक में लिखा है कि ऐसे कीड़े जिन्हें हम पेस्ट कहते हैं जो तब्दील शुदा फसलों पर बार बार हमला करेंगे तो वो इर्तिका पाकर ताकतवर कीड़े बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? आपने देखा, हम एक बात करते हैं कि बंदा बार बार पैनाडोल खाता रहे तो फिर वो भी असर करना छोड़ देती है ना। तो अगर वही मेडिसिन या वही चीजों को हम बार बार उन कीड़ों पे अप्लाई करेंगे तो कीड़ों के जो मुदाफती निजाम होगा वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा और वो कीड़े उनके खिलाफ क्या कर सकते हैं? मजामत कर सकते हैं। एक तो ये भी खतरा है। फिर एक कुछ लोग जो स्पेशली मजहबी लोग होते हैं वो इस बात को गलत समझते हैं, वो इस बात को, वो कहते हैं कि इंसान को या जानदारों को पैदा करना का काम अल्लाह ताला का, उनके अंदर जो गड़बड़ करना या उनके जीन्स के अंदर, उनके डीएनए के अंदर तब्दीली कर देना या उन्हें उनसे एक नया जानदार पैदा करने का जो सेटअप है, ये इखलाकी तौर पे गलत है। इखलाकी तौर पे गलत, हर इंसान की अपनी अपनी थॉट्स है। तो यहाँ पर आपका ये जो कंप्लीट चैप्टर है वो खत्म होता है, ठीक है। इसमें आपने सारे ये 4 टॉपिक थे, जो कि आखिरी टॉपिक है मुमकिना खतरात, कि कौन से पॉसिबल खतरे हो सकते हैं, जिसमें हमने सेहत से मुतल्लिक खतरों को डिस्कस कर लिया, माहौलियाती, बायोडाइवर्सिटी वाले, और फिर कीड़ों के बारे में हमने डिस्कस किया जिन्हें पेस्ट कह रहे हैं, और फिर इखलाकी मसले को हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब में से किसी के भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे फ्रीली पूछ सकते हैं, ठीक है प्लीज।